हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ लेते हैं। चलो समझ लो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो थर्ड लेसन में मैंने आप लोगों को एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ाया था। आठवतोय का तुम्हाला? दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर कंसिडर किया था, उसमें से जिसका सरफेस एरिया एस है, वॉल्यूम वी एंड आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट? तो एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट दैट this one line integration of tangential component of any vector point, sorry, tangential component of magnetic field intensity taken on a closed curve is equals to total current enclosed inside the closed path। अरे समझ रहे क्या? यही तो है, यही है अभी, लेकिन मॉडिफाइड में क्या है तो वो भी देखते हैं। यही स्टेटमेंट में कॉपी कर लूं क्या? क्योंकि यही है पूरा, अननेसेसरी डबल डबल लिखने में मतलब बनता नहीं। यही है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो पढ़े ही है आप लोग। अब यहाँ तक तो पूरा सेम ही रहेगा। अब मॉडिफाइड में डिफरेंस क्या है? वापस से करंट डेंसिटी वाला ये भी कंसेप्ट लगने वाला है। ये सब लगने वाला है। तो चलो ठीक, हाँ ये पढ़ ही लेते हैं अपन। इसमें क्या क्या देखा था? तो ये स्टेटमेंट आपको समझ गया। फिर मैथमेटिकली इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी एच बार डॉट डी एल बार इक्वल्स टू आई, समझ गया ना? डीएल बार को लिखा था टी कैप इंटू डीएल। सो बाय डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी जे इक्वल्स टू कितना हो गया? डी आई अपॉन डी एस हो गया। तो डी आई इक्वल्स टू जे इंटू डी एस। सो वेरिएबल्स आर सेपरेटेड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जे बार इंटू डी एस बार। अरे समझ गए नहीं यहाँ तक? सो देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेसेस जे बार डॉट डीएस बार। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट किया था। सो वी आर गेटिंग डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू जे बार। बोलिए समझ गए क्या? तो ये मिल गया था अपने को। मैक्सवेल इक्वेशन ही है, लेकिन इसको अभी मॉडिफाई करना है अपने को। दिस इज मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन वी कैन से। मैक्सवेल का पहला इक्वेशन क्या था? डेल बार डॉट ऑफ डी बार इक्वल्स टू कौन? रो भी था। दूसरा था डेल बार डॉट बी बार इक्वल्स टू कौन था? जीरो था। तीसरा इक्वेशन यही है, लेकिन अभी इसको मॉडिफाई करना है। अरे समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तीसरा इक्वेशन अपन ने जो फाइंड आउट किया फिर वो था डेल बार क्रॉस ई बार इक्वल्स टू माइनस डेल डेल टी ऑफ बी बार। अरे हेलो, कुछ फीडबैक दो। ये तीन यस इक्वेशन अपन ने कर लिए। जो फोर्थ इक्वेशन है वो है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। ना मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ इज नथिंग बट यही है, सिर्फ इसको अभी मॉडिफाई करेंगे। अब इसको मॉडिफाई क्या करेंगे वो अभी देखते हैं अपन। अब ये समझ गए ना? ये आंखों के सामने रखो, डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू जे बार। समझ रहे हैं? इसके साथ साथ अपन ने एक करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन भी पढ़ा था। करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन, करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन भी देखा था अपन ने। हाँ इधर ही देखा होगा कहीं तो भी। करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन, हाँ दिस वन। करंट, यस, करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन था डेल बार डॉट जे बार इक्वल्स टू माइनस डेल डेल टी ऑफ रो वी। दिख रहा है ना? तो एम्पियर सर्किटल लॉ से मिल गया डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू जे बार। एंड ये करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन डेल बार डॉट जे बार इक्वल्स टू माइनस डेल डेल टी ऑफ रो वी। इसका सबका काम पढ़ने वाला है अभी, ये कहीं तो भी लिख के रख दो आप। चलो अब मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ समझ लो। तो इसमें ये पूरा सेम आने वाला है। सो कि एम्पियर सर्किट लॉ स्टेट दैट लाइन इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टेकन ऑन अ क्लोज कर्व इज इक्वल्स टू टोटल करंट एनक्लोज इनसाइड द क्लोज पाथ। सो मैथमेटिकली ऐसा लिखा, फिर ऐसा मिल गया आपको। बोलिए समझे क्या? एंड नेक्स्ट वही कार्यक्रम है पूरा। बाय डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी, by definition of current density, what is the formula? J bar equals to di upon ds bar। अरे हेलो, समझ रहे ना? तो इन दैट सेंस, सो देयर फोर डी आई इक्वल्स टू कितना हो गया? J इंटू डी एस हो गया। समझ गए क्यों? क्लियर है ना? सो देयर फोर वी कैन से नाउ वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड and therefore integrating on both sides, integrating on both sides, and therefore we are getting now integration of di equals to
integration of j bar into ds bar we can say. So therefore we are getting I is equals to integral over the surface s j bar dot ds bar. समझ गए फिर आप लोग, है ना? अब ये है सपोज इक्वेशन नंबर 1, जस्ट अ मिनट। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों को इक्वेट करते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अपन, सो देयरफॉर वी कैन से नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी एच बार डॉट ऑफ टी कैप इंटू डीएल इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस जे बार डॉट ऑफ डीएस बार। ऐसा लिख सकते फिर अपन। समझ गए क्या आप सभी लोग? यस सर। क्लियर है ना? यस। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, दिस इज लाइन इंटीग्रेशन, दिस इज सरफेस इंटीग्रेशन। तो लाइन इंटीग्रेशन का कन्वर्जन सरफेस इंटीग्रेशन में करना है, तो अपन क्या करेंगे? हेलो, क्या करेंगे? स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम। सो देयरफॉर बाय स्टोक्स थ्योरम, बाय स्टोक्स थ्योरम। ये सब कुछ तो पहले पढ़े हो आप लोग, हाँ? ये एज सच न्यू कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़े हो सब, हाँ? बाय स्टोक्स थ्योरम इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी, तो सॉरी, अब ये सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे कर लाएंगे डेल बार क्रॉस एच बार इंटू डी एस बार इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस जे बार डॉट ऑफ डी एस बार। समझ गए फिर? एंड सो देयर फोर नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, या कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड ऐसा भी लिख सकते हो। कंपेयरिंग, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। और अगर कंपेयर किया तो वी आर गेटिंग नाउ डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू कौन? जे बार। होप आप लोग समझ गए। क्लियर है यहाँ तक? सबको समझा? हाँ, अब यहाँ तक तो आप लोग पढ़े ही हो, है ना? यहाँ तक पढ़े ही हो आप लोग। अब इसके आगे क्या करना है, ये तो आपको पॉइंट फॉर्म, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। समझ गए क्या? पॉइंट फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, ये मिल गया आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब आगे देखो, आगे का आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे के इसमें आपको करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन ये सब कुछ लगने वाला है। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, नाउ आई एम टेकिंग इसका मैक्सवेल का मॉडिफाइड इक्वेशन जो प्रूव करना है, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड्स। सो देयरफॉर वी आर गेट डाइवर्जेंस है ना, ये ये कौन है? कर्ल है। कर्ल का आउटपुट क्या आता है? वेक्टर ही आता है। सो व्हेन एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड ए डेल बार क्रॉस एच बार, है ना, ऑपरेट स्केलरली ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस। सो दैट्स व्हाई टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड है ना, ऐसा। अरे समझे क्या? यू कैन राइट डाइवर्जेंस ऑफ ये पूरा एंड यू कैन राइट डाइवर्जेंस ऑफ जे बार। अरे हेलो, समझ रहे हैं ना? ऐसा भी लिख सकते हो, फिर अल्टीमेटली वो वही होगा ना, इज इक्वल्स टू कौन? तो डेल बार यस। डॉट जे बार। बोलिए, यहां तक समझ गए सब लोग? क्लियर हो गया ना यहाँ तक? है ना? आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव, अगर आप लोग कैलकुलेशन करते हो, राइट, अगर आप कैलकुलेशन करते हो, सो हर बार ऐसा होगा कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ, ये कौन है? डेल बार डॉट है ना डाइवर्जेंस, और ये कौन है? कर्ल है।
ये कर्ल है और कर्ल का डाइवर्जेंस, अरे समझ रहे ना हम, कर्ल का डाइवर्जेंस, सो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन, एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये अगर आप लोग सॉल्व करो ना, आप लोग एच बार की वैल्यू कोई भी ले लो, एक आधा वेक्टर ले लो ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ठीक है, ईएमडब्ल्यू है तो आई जे के नहीं आएगा यहाँ पे, ए एक्स कैप ए वाई कैप ए जेड कैप ऐसा आएगा। ईएमडब्ल्यू बोलो या ईएमएफ सब्जेक्ट बोलो, कोई कोई यूनिवर्सिटी में ईएमडब्ल्यू सब्जेक्ट का नाम ईएमएफ है, कोई यूनिवर्सिटी में ईएमटी है, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ईएमटी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब कुछ एक अपने भी यूनिवर्सिटी में पहले इसको ईएमएफ कहा जाता था, लेकिन एक दो साल में सिलेबस चेंज होकर इसका नाम ईएमडब्ल्यू यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा किया। तो वन एंड द सेम सेम सब्जेक्ट है, कंटेंट सेम है पूरे। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन अगर आप लोग सॉल्व करके देखते हो ना, तो ये ऑलवेज जीरो आएगा। इट इज ऑलवेज जीरो। सॉल्व करके देखना घर पे, कोई भी एक आधा एच बार कंसिडर करते हुए, तो ये जीरो आएगा। बोलिए समझेगा यहाँ तक? अगर ये जीरो है, सो देयर फोर अगर डेल बार क्रॉस ऑफ एच बार अगर इनके जीरो आता है, सो देयर फोर वी कैन से नाउ डेल बार डॉट डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू डेल बार डॉट जे बार होता है, तो ये भी जीरो हो जाएगा ना। हेलो, क्लियर है क्या सब लोग? बट कैसा है टेक्निकली, टेक्निकली बोलो या प्रैक्टिकली बोलो, प्रैक्टिकली जैसे कि जे बार की अगर बात करते, कोई तो भी एक वेक्टर है, बराबर है ना, उसका डाइवर्जेंस लो तो वो जीरो नहीं आएगा ना। एक खादे बार आ गया तो आ गया, बट ये नॉर्मली वैसा जीरो नहीं आएगा ना। अरे समझे क्या? क्लियर है सब लोग? हाँ आगे बढ़ते फिर, चलो। सो ये जीरो नहीं आएगा, सो देयर फोर वी आर कंसिडरिंग ओनली डेल बार डॉट डेल बार क्रॉस एच बार, यही अपन जीरो अज्यूम करते हैं। और इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड दे देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड इधर दिया था ना अपन ने, ये सेकंड, यस, इसको थर्ड इक्वेशन नंबर दे देता हूँ। अब ध्यान देना, अब मैं क्या करता हूँ, नाउ नाउ बाय गॉस लॉ, नाउ बाय गॉस लॉ, बोलिए गॉस लॉ क्या था? गॉस लॉ यानी मैक्सवेल का पहला इक्वेशन। कोई बोलेगा मुझे क्या था? माइक्रोफोन ऑन करो और बोलो गॉस लॉ क्या था। अरे Q इज इक्वल टू साई था ना, total amount of electric charge enclosed inside the closed surface is equals to total amount of electric flux enclosed inside a closed surface। अरे हेलो, अरे पता है ना आपको? तो मुझे बोलिए, तो गॉस लॉ म्हणजेच मैक्सवेल का पहला इक्वेशन, तो मैक्सवेल का पहला इक्वेशन क्या था? कोई बोलेगा क्या मुझे? सुजल? डेल क्रॉस डॉट डी बार इक्वल्स टू रो वी। नहीं, गलत हो गया। डेल बार डॉट डी डेल बार डॉट इक्वल्स डी, टू रो। हाँ, बाय गॉस लॉ डेल बार डॉट अच्छा डी बार इक्वल्स टू कौन था? रोवी था, रोवी। क्लियर है? नाउ व्हाट आई एम डूइंग, ये इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू टी, differentiating differentiating this equation, above equation partially with respect to t। अगर डिफरेंशिएट करते तो ये बनेगा डेल डेल टी ऑफ डेल बार डॉट डी बार इज इक्वल्स टू डेल डेल टी ऑफ रो वी। समझ गए? ये क्लियर है ना? अब आपको करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन पता होगा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेल बार आउटसाइड डेल डेल टी ऑफ डी बार इज इक्वल्स टू डेल डेल टी ऑफ रो वी, राइट? इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब यहाँ पे लगेगा करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन। कैन एनीवन टेल मी, मैंने आपको पहले बोला था लिख के रखो, बोलिए व्हाट इज करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन? नाउ बाय करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन, बोलिए कोई तो भी बोलो, बाय करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन, व्हाट इज करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन? एनीवन? डेल बार डॉट जे बार इक्वल्स टू कितना था? माइनस डेल डेल टी ऑफ रो वी था ना, ये था करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब इसमें से मैं डेल डेल टी ऑफ रो वी की वैल्यू निकालता हूँ, सो डेल डेल टी ऑफ रो वी विल बिकम माइनस डेल बार डॉट जी बार। समझे क्या? ये इक्वेशन में से डेल डेल टी ऑफ रो वी यानी कौन? माइनस डेल बार डॉट जे बार।
और ये जाके सब्सटीट्यूट करते इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन नंबर 4 में अगर ये सब्सटीट्यूट किया तो यही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन से इक्वेशन नंबर 4 इंप्लाइज, इक्वेशन 4 हो गया डेल बार डॉट डेल डेल टी ऑफ डी बार इज इक्वल्स टू व्हाट इज डेल डेल टी ऑफ रो वी माइनस डेल बार डॉट जे बार। क्लियर है, समझ गए ना। सो देयरफॉर इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, डेल बार डॉट डेल डेल टी ऑफ डी बार प्लस डेल बार डॉट जे बार इज इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं, इसको इधर लेके आए तो 0 हो गया नहीं। अब मैं यहां से अगर डेल बार कॉमन ले लूं तो अंदर कौन आएगा, अंदर आएगा डेल डेल टी ऑफ डी बार प्लस जे बार इज इक्वल्स टू 0। समझ गए क्या? क्लियर हो गए सब लोग? इसको नीचे लिख लेता हूं। है ना, इसको कोई तो भी एक इक्वेशन दे देते, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। अब जरा इक्वेशन नंबर 3 वाला देखो। व्हाट इज इक्वेशन 3? डेल बार डॉट डेल बार क्रॉस एच बार, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेल बार डॉट डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन नंबर 3 है, बराबर है, और ये इक्वेशन नंबर 5 है। इफ यू आर ऑब्जर्विंग बोथ द इक्वेशन, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5, दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, सी डेल बार डॉट दिस वन इज दिस वन। बोलो समझ रहे क्या मुझे क्या बोलना है? तो डेल बार डॉट डेल बार डॉट, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 वी कैन राइट what we can write del bar cross h bar equals to, can I write del del t of d bar plus j bar। हेलो, समझे क्या आप सभी लोग? हेलो, क्लियर है सब लोग? घाई नहीं हो रही ना? अरे समझ ले काम। और जो अभी आपको मिल गया, एक्चुअली जो एम्पियर सर्किटल लॉ अपन ने देखा था उसको सॉल्व करने के बाद क्या मिला था अपने को मिला था पॉइंट फॉर्म उसका डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू जे बार। ये था, ये मैक्सवेल का इक्वेशन था, बट इसको नहीं बोलेंगे अपन मैक्सवेल इक्वेशन, दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एम्पियर सर्किटल लॉ एंड मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ? मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ को अपन मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन बोलेंगे। तो इसमें क्या फर्क है, डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू जे बार, और अभी अपन ने निकाला डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू डेल डेल टी ऑफ डी बार प्लस जे बार। तो ज्यादा की टर्म कौन सी बड़ी, डेल डेल टी ऑफ डी बार। बोलो समझे क्या? हेलो, क्लियर है क्या? तो ये हो गया अपने लिए, इसको मैं लिखता हूं पॉइंट फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ modified एम्पियर सर्किटल लॉ। पॉइंट फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। समझ गए क्या? इसको अपन बोल सकते हैं वापस से और करके, पॉइंट फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ टाइम वेरिंग। जो पहला देखा था फैराडेज लॉ वाला टाइम वेरिंग फील्ड वाला, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नाउ, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। बोलिए क्लियर हो गया सब लोग? समझ गए ना? अब इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखना होगा, तो जैसा इंटीग्रल फॉर्म का पॉइंट फॉर्म में लिखते हो तो वैसा पॉइंट फॉर्म का इंटीग्रल फॉर्म में लिखते नहीं आएगा आपको। अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा इंटीग्रल फॉर्म, सो देयरफॉर इट्स इंटीग्रल फॉर्म इज, बोलो तो कोई बोल सकेगा?
इट्स इंटीग्रल फॉर्म इज, इंटीग्रल फॉर्म क्या रहेगा? अब एक क्रॉस प्रोडक्ट है, कर्ल है, तो उसको कर्व में लिखेंगे, कर्व में, लाइन इंटीग्रेशन में तो ऐसा आएगा ना, एच बार डॉट डीएल बार आएगा सिंपली, इज इक्वल्स टू ओवर दी सरफेस इंटीग्रल डेल डेल टी ऑफ डी बार प्लस जे बार इंटू डी एस बार। बोलिए समझ गए क्या सब लोग? क्लियर है? ये हो गया इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ या इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए फिर इक्वेशन? दैट्स इट। तो ये था आपका मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। होप आपको ये मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, लगे तो एक रफली मैं बोल दूं कि आपको कैसा कैसा किया था, तो है ना, रफली बोला तो आपको कम में आ सकता है ना। सबसे पहले अपन ने क्या किया, अ, जैसे कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ देखा था, वहां से डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू कितना था, वो जे बार था, बरोबर है। फिर इसको डाइवर्जेंस ले ऑन बोथ साइड, तो ये बन गया डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू कौन, डेल बार डॉट जे बार, ऐसा बन गया था। मैं आपकी ईएमडब्ल्यू की बाद में आखिरी में एग्जाम के लिए रिवीजन वगैरह लूंगा, तब तो मैं और समझा के दूंगा ही। लेकिन बात ऐसी है, तुम्हाला समजते सगळं आहे माझं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ रहा है। और अभी आपको जो ईएमडब्ल्यू से ईएमएफ सब्जेक्ट से डर लगता था पहले बैच लेने के पहले, बिकॉज ऑफ द कॉलेज टीचर्स टीचिंग, कॉलेज के टीचर लोग आपको कुछ भी नहीं समझ रहा था, आपकी फीडबैक से सब, तो जिसके कारण एक डर क्रिएट हो गया कि ईएमडब्ल्यू बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। तो अभी तो वो डर भग गया, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपको ऐसा लगता है कि हम कर लेंगे भाई, हमारा पेपर अभी निकल जाएगा इजीली, और हम कर लेंगे, अभी टेंशन नहीं रहा आपको। लेकिन अभी आपके अंदर आएगा और कॉन्फिडेंस, सब चीजें आसान होगी ना, इसलिए और कॉन्फिडेंस ये आएगा। हाँ, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट अल्लाह इजी है, क्या है उसमें, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन लॉ आएगा, लेकिन आगे के जो कैलकुलेशंस है ना, उसमें दिक्कत जाएंगी टाइम पे। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को कि ऐसा पढ़ाई कैसे करते रहते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाई कैसे करते रहते ये पहले भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। एनर्जी डाल के पढ़ाई करना, वो एनर्जी शब्दों को मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से। आप लोगों ने क्या करना, कोई कोई सब्जेक्ट, यानी सभी सब्जेक्ट का ऐसे ही करना चाहिए आप लोगों ने। मैं एक्चुअली फॉलो करता था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे मैंने बहुत कम टाइम में प्रिपेयर किए थे, टाइम ही नहीं था, तो मैंने प्रिपेयर कैसे किए थे, एक पेज लेता था मैं सीधा सीधा, 6 पेजेस फॉर 6 लेसन्स, राइट। एक पेज के ऊपर नाम दे दिया यूनिट का, उसके बाद जो जो बारीक बारीक बातें आती है बस वो लिख लेता था। अरे समज रहे, कहते तुम्ही 11वी 12वी मध्ये ते लेट्स रिमेंबर असते, माहिती आहे ना तुम्हाला, लेट्स रिमेंबर युनिटच्या शेवटी, तशा टाइप। बस ईएमडब्ल्यू का पहला लेसन क्या क्या है, शॉर्ट नोट्स बनाता था, एक पेज की, खत्म। एग्जाम के टाइम पे 9 बजे पेपर है ना, 8 बजे क्या पढ़ूंगा, तो वही पढ़ूंगा मैं, उसके पहले भी वही, वो पेज देखने के बाद मुझे पूरा रिवाइज होने का होना पहला लेसन। तो जैसे ये भी लेसन वैसे ही रिवाइज होने का, इसके पहले के भी। अब ये करंट, सॉरी, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ मधात अटकाल तुम्ही और बहुत मेहनत ले रहे, बहुत मेहनत ले रहे, तो बहुत हार्डवर्क हो गया। डेफिनेटली हार्डवर्क बीट्स टॅलेंट when टॅलेंट डझंट वर्क हार्ड, पण एवढी मेहनत घेण्याचं काम नाही आहे ना, वेळेवर एवढी मेहनत घेतली आणि आठवलंच नाही की तर काय करता। तो म्हणून शॉर्ट नोट्स पाहिजे। आता इथे काय काय करायचं है, डेल बार कॉस एच बार इक्वल्स टू जे बार, यस। बाद में डाइवर्जेंस लिया, यस, समझ गए सर। बाद में डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ये जीरो होता है, इसलिए ये भी जीरो होगा, लेकिन ये कभी जीरो रहता नहीं, इसलिए मैं डेल बार डॉट डेल बार क्रॉस एच बार इसको ही जीरो मानूंगा, बरोबर है। हेलो, समझ रहे हैं ना। बाद में अपन ने करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखा कि डेल बार डॉट जे बार इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस डेल डेल टी ऑफ रो भी होता है, बरोबर है। ये वाले इक्वेशन को बाद में क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन निकाला ना अभी अपन ने, कहा गया रे, हाँ, ये करंट कंटिन्यू इक्वेशन ये वाला लिखा, किधर है, हाँ ये वाला। तो अभी अपन ने गॉस लॉ के हिसाब से डेल बार डॉट डी बार इक्वल्स टू रो वी होता है। फिर इसको डिफरेंशिएट किया पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू डेल बार आउटसाइड, डेल डेल टी ऑफ डी बार हो गया इज इक्वल्स टू डेल डेल टी ऑफ रो वी हो गया।
और बाद में डेल डेल टी ऑफ रो वी की वैल्यू कितनी होती है, दिस वन। तो डेल बार डॉट डेल डेल टी ऑफ डी बार इज इक्वल्स टू माइनस डेल बार डॉट जे बार, और बाद में इसको इधर लेके जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, इधर लेके आए तो, और फिर डेल बार कॉमन ले लिया। और समझे क्या, बाद में इसको कंपेयर किया ये वाले इक्वेशन को, तो डेल बार क्रॉस एच बार इज इक्वल्स टू मिल गया फिर डेल बार डॉट डेल डेल टी ऑफ डी बार प्लस जे बार, दैट्स इट। तो ऐसा मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ये जो 2-3 पेजेस का डेरिवेशन है इसको 5-6 लाइन में बना लिया मैंने, तो ये 5-6 लाइंस फिर अपनी टाइम पे याद रहता, फिर इसको तो डेकोरेट करके अपन लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अरे समझ रहे क्या, नहीं तो अदरवाइज आपको एक्सप्रेशन कुछ याद नहीं आएंगे, आज समझ गए लेकिन परसों आने को ना, नरसों आने को ना, एग्जाम के टाइम पे आने को ना, म्हणून अच्छा शॉर्ट नोट्स बनवा, और ये अभी करना पड़ेगा टाइम पे, कुछ ना उसको ही पढ़ाई बोलते हैं। आप पढ़ रहे समझ रहा, नो प्रॉब्लम, बट जो पढ़ा है उसको आपको बाद में एग्जाम में लिखते भी आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज पढ़ाई। सिर्फ आपको आ गया फिर एग्जाम में क्या तो बाउंड्री पे पेपर निकल रहा है, ऐसा नाही चाहिए। हे मेमरी, आणि सगळं दिसेल तिकडे पेपरमध्ये मी शिकवलेलं सगळं येईल, पण मधात अटकले नाही पाहिजे तुम्ही, फक्त मधात नाही अटकायला पाहिजे, सो दॅट्स वाय आई एम गिविंग द ट्रिक्स हाउ टू स्टडी। चलो समझ गए फिर ये, तो ये लेक्चर में यही पे रुकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखते हैं बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स, राइट। तो सेम है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था वैसे ही अभी मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं, एकदम सेम है, एकदम सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है। और मैं तो एक ट्राई करता हूँ कि मैं उधर के कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इधर, ताकि बस ई का एच ही करना है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। ET1 इक्वल टू 82 निकला था, अभी ST1 इक्वल टू ST2 आएगा, क्योंकि दोनों भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो मैं उधर के इधर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि अपना कम टाइम में होगा। तो ठीक है, रुकते फिर ये लेक्चर में, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।